नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, फिर से आरसीआईटी की एक और मजेदार शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए इतना मजेदार होने वाला है कि आप इसको देखने के बाद एक बार और देखने का आपका मन करेगा, क्योंकि इस वीडियो में आरसीआईटी एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूँ और ऐसे प्रश्न जो आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे और आपको आनंद आएगा सीखने में। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। एक बार मैं सभी से निवेदन करूंगा, फटाफट से वीडियो को लाइक करें, उसके बाद आप इसको देखना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमएस एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस है। अब आपको ये बताना है, एक एमएस एक्सेल की शीट होती है। इस एमएस एक्सेल की शीट के अंदर ऐसे कॉलम होते हैं, इस प्रकार से कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रोज होती हैं आपकी। ठीक है, ये रो है, ये कॉलम है, ए बी सी डी, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे रो होती है। ये पूछ रहा है सबसे पहले वाला जो सेल है ना, इस सेल का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये ए कॉलम में 1 नंबर की रो है, तो A1 इसका नाम हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, A1। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मित्रों आप विश्वास कीजिए, इस वीडियो से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आपके आराम से जो है एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चंस इसमें आपके मिलने वाले हैं। तो आप बहुत ही धैर्य से ध्यान से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और रिवीजन इसका करेंगे तो आपको आनंद आएगा और सीखोगे भी आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, खालिस्तान एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप से संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है CSV फाइल। ठीक है, जो कॉलम्स को जो डेटा को रोज में दिखाता है, पंक्तियों में दिखाता है और मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग भी करता है, CSV फाइल कहते हैं। अगला है, SSO आईडी किससे संबंधित है। दोस्तों, SSO आईडी ई मित्र से संबंधित होती है। SSO आईडी का जो संबंध है वो ई मित्र से होता है, क्योंकि आप इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जातीय प्रमाण पत्र, मूल निवास। इसके अलावा आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ई मित्र से संबंधित है। अब आपसे ये भी पूछा जाए कि एसएसओ का पूरा नाम क्या है, तो आप कमेंट करके बताइए अगर आपको आता है तो, कि एसएसओ का पूरा नाम क्या है। चौथा प्रश्न है, ईमेल की खामी क्या हो सकती है, यानी ईमेल में क्या कमी हो सकती है, ईमेल का डिसएडवांटेज क्या है, उसकी हानि क्या है। तो ईमेल को उपयोगकर्ता तक भौतिक रूप से पहुंचाने की आवश्यकता होती है। गलत, ईमेल को आप भौतिक रूप से जाकर थोड़ी ना पहुंचाते हो। ठीक है, ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। बिल्कुल सही है, ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित कर सकते हैं। ईमेल भेजना महंगा है, नहीं सस्ता है। ईमेल लोड होने में धीमा है, नहीं फास्ट है। बस ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं, यानी उसके माध्यम से आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, इस वजह से कंप्यूटर को संक्रमित करने का काम करता है। अगला है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग करते हैं, यानी विच माउस टेक्निक इज यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, राइट क्लिक। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक जाना चाहते हो तो आप राइट क्लिक दबाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी खोल सकते हो। एक बात मैं आपको ध्यान से समझाऊं, अभी लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, आप भले उसकी आंसर की यूट्यूब पर डाली हुई है, आप आरसीआईटी आंसर की सर्च करोगे तो वैकेंसी गुरु का वीडियो आएगा आंसर की का, आप उसके कमेंट्स जाके पढ़ लो, आपको मालूम चल जाएगा कि वैकेंसी गुरु से तैयारी करके आपकी परसेंटेज कैसी बनने वाली है। जितने भी विद्यार्थी वैकेंसी गुरु से तैयारी करते हैं, टॉप परसेंटेज उनकी बनती है। छठा है, खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। एंड्रॉइड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी मोबाइल का है, एप्पल का iOS भी है, गूगल का जेमिनी। गूगल जेमिनी तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि क्या है, एक AI सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। अगला है, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हाइपरलिंक के बारे में गलत बात क्या है। और ऐसे ही प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार एग्जाम में जो विद्यार्थी वैकेंसी गुरु से नहीं पढ़े थे, कई सारे विद्यार्थी फेल हो गए, तो आप लोग ध्यान से पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में गलत कथन कौन सा है, देखिए, हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल को खोलने के लिए। ये गलत है, कंप्यूटर की फाइल को भी खोला जा सकता है और लिंक भी बनाया जा सकता है। दूसरा, इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टैब का उपयोग करके बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। हाइपरलिंक वर्ड में इंसर्ट में होता है।
अगला, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है? बिल्कुल सही है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कंट्रोल के ही होती है। इस दस्तावेज में रखे विकल्प का उपयोग वर्तमान दस्तावेज में एक लिंक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है ये भी, यानी दस्तावेज में रखे एक किसी स्थान को हम लिंक कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक का जो गलत कथन है वो पहला है, हाइपरलिंक का उपयोग मौजूदा वेब पेज के लिंक बनाने के लिए किया जाता है, न कि आपके कंप्यूटर में मौजूदा फाइल के लिए। आठवां, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? एक भंडारण डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, एक पोर्ट का प्रकार है, एक प्रोसेसर है, या एक कीबोर्ड है? मित्रों, यूएसबी जो है एक पोर्ट का टाइप है, एक प्रकार का प्लग है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट का नाम है। एक आपने देखा होगा ऐसा एक पोर्ट होता है जहां पर आप यूएसबी लगाते हो, ये वाला। अब आप यहाँ पर यूएसबी जो है इंजेक्ट कर सकते हो, तो इसको हम कहते हैं क्या? एक पोर्ट। और यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपको आता है तो। ठीक है, नहीं आता है तो आपको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। अगला है, एक वेबसाइट का संग्रह है। एक वेबसाइट किसका संग्रह होता है? ग्राफिक्स का, एल्गोरिदम का, प्रोग्राम्स का, या वेब पेज का? दोस्तों, एक वेबसाइट जो होती है वो बहुत सारे वेब पेजेस का संग्रह होती है, द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है। अगला है, बायोस का पूरा नाम क्या है? BIOS आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, BIOS का पूरा नाम क्या होता है मित्रों? BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला देखिए, MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें? मित्रों, एक बात ध्यान रखो, हाइपरलिंक पर ले जाने से माउस जो होता है, माउस का जो कर्सर होता है वो हाथ के आकार में बदल जाता है। ठीक है, पहली बात तो। और किसी भी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक खोलना हो ना MS वर्ड में, तो कंट्रोल के साथ उस हाइपरलिंक पर क्लिक कर दो। कंट्रोल बटन दबाओ आपके माउस का, और माउस को हाइपरलिंक पर ले जाओगे तो हाथ का निशान आ जाएगा, क्लिक कर दो, खुल जाएगा। तो कंट्रोल कुंजी दबाएं और हाइपरलिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट है, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहां प्रदर्शित होता है? अब आप ध्यान से सुनना, ये आपका MS वर्ड है। मान लो आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, सबसे ऊपर एक टाइटल बार होता है, इधर क्रॉस बटन होता है, क्लोज है ना, इधर मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन भी होते हैं। यहाँ पर आप देखा करो, इस जगह फाइल का नाम और फाइल और प्रोग्राम का नाम, दोनों नाम यहाँ पर प्रदर्शित होता है। इस ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले बार को कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं मित्रों? टाइटल बार। तो एक सक्रिय दस्तावेज का जो नाम होता है वो टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है 13वां, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वो है वेब क्राउलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, उपरोक्त सभी। इन सभी का उपयोग हम करते हैं, यानी कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए सभी का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द कंप्यूटर कॉल्ड? एक कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है मित्रों? कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बूटिंग कहलाती है। ऑप्शन डी इसका ठीक आंसर है। अगला, ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? आपने देखा होगा, हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से, तो जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो उसका कि ये सिक्योर ट्रांजैक्शन हो, मतलब आपके साथ फ्रॉड नहीं हो जाए, तो आपके मोबाइल फोन पे एक कुछ डिजिट का कोड आता है। उस कुछ डिजिट के कोड को ओटीपी कहते हैं। उस ओटीपी का पूरा नाम होता है दोस्तों वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जो केवल एक ही बार काम में आता है, वन टाइम पासवर्ड। अगला देखिए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये तीनों किसके उदाहरण हैं? तीन ऑप्शंस है यहाँ पर, गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, और आपका ड्रॉप बॉक्स है। ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों ही क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड के यानी क्या होता है दोस्तों? क्लाउड का मतलब होता है, क्लाउड का अर्थ होता है बादल। ठीक है, स्टोरेज यानी होता है भंडारण। अब क्या हम किसी डेटा को बादलों में भंडारण कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब
क्लाउड स्टोरेज ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप ऑनलाइन अपना डेटा सेव कर सकते हो और भविष्य में जब आपको जरूरत है तो वहां से आप डाउनलोड अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में कर सकते हो। मान लो आपने क्लाउड स्टोरेज पर अपनी सारी फोटोज मोबाइल की अपलोड कर दी, ठीक है, अब आपका मोबाइल खो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे मोबाइल में लॉगिन करो, आपकी पूरी फोटोज वापस प्राप्त हो जाएगी। तो ऑनलाइन स्टोरेज के रूप में काम करता है क्लाउड स्टोरेज। अगला, मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर में प्राप्तांक B2 से B7 सेल में है। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट जो है एग्जाम देता है, अब उसके कुछ मार्क्स आए हैं, जैसे यहाँ पर आया 56, यहाँ पर 68, यहाँ पर 92, यहाँ पर 98 और यहाँ पर 85, ये मार्क्स उसके आए हैं। अब ये B1 B2 B सेल ऐसे B2 से लेकर B7 तक सेल्स हैं। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक पेपर 100 नंबर का है। अब MS एक्सेल में प्रतिशत निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे दोस्तों? प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आप इन सभी का टोटल करोगे। क्या करोगे? टोटल। और परसेंटेज निकालने के लिए टोटल को 100 से गुणा कर देते हैं, भाग देते हैं जितनी सब्जेक्ट है उसका। तो 6 सब्जेक्ट है तो 600 का भाग दे दोगे। तो टोटल करने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है MS एक्सेल में? सम। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया बराबर सम, और सिलेक्ट कर दिया ये B2 से B7, उसके बाद उसको भाग दिया 100 से और गुणा किया, भाग दिया 600 का और गुणा किया 100 से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 17 में। ठीक है। अगला, DNS सेवा खालिस्तान को संबंधित खालिस्तान में अनुवाद करती है। दोस्तों DNS जो होता है उसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ये डोमेन नेम को आईपी में बदलने का काम करता है। डोमेन नेम को आईपी में बदलने का काम करता है, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला 19वां देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में इस बार ज्यादा पूछे गए थे, प्रैक्टिकल टाइप के और लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा थे, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको धैर्य से समझना होगा प्रश्नों को। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई तालिका में सही का मिलान करो, यानी इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस यहाँ पर ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, ये तीनों ही क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो दोस्तों मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन, ये तीनों आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। और स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? स्टोरेज है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? पहले में आएगा P, दूसरे में आएगा R और तीसरे में आएगा Q, PRQ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है PRQ। अगला देखिए 20वां, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी। हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? मतलब अगर आप हॉटस्पॉट से इंटरनेट चलाना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल फोन में क्या चालू करेंगे? तो आप सबको मालूम है मोबाइल फोन में हम वाईफाई चालू करते हैं, ठीक है ना। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। सभी को कमेंट करना है, जितने भी विद्यार्थी हैं, एक भी ऐसा नहीं रहे जिसने कमेंट नहीं किया हो। ठीक है, आपकी तैयारी का इसी प्रकार मालूम चलेगा कि किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो। अगला है MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित हैं। फॉलोइंग द एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट इन MS एक्सेल। तो चार्ट के तत्व जो दोस्तों होते हैं, चार्ट का शीर्षक यानी चार्ट टाइटल, लीजेंड, डेटा लेबल, ये होता है, बिल्कुल सही है। डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज, ग्रिड लाइन, ये भी चार्ट के प्रकार हैं यानी चार्ट के तत्व हैं। वैल्यू एक्सिस और कैटेगरी एक्सिस ये भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप देखते हो कैसा चार्ट होता है। अब चार्ट में ये जो है वैल्यू एक्सेस हो सकता है, ये कैटेगरी एक्सेस हो सकता है, ठीक है, या फिर ये वाला कैटेगरी एक्सेस हो सकता है, ये वाला, इसको वैल्यू एक्सेस कह सकते हैं अपन। ओके, अब दूसरा जो है सेकंड है लीजेंड। क्या होता है? तो लीजेंड आपने देखा होगा कि इस साइड में कुछ कलर होते हैं, जैसे यहाँ पर एक कलर में आपने ये रेड कलर में बनाया, ठीक है, ये आपने ब्लू कलर में बनाया, तो ये बताता है कि रेड कलर का अर्थ क्या है, ब्लू कलर का अर्थ क्या है, यहाँ पर लिखा होता है। इसको हम लेजेंड कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? लेजेंड कहते हैं। और डेटा लेवल क्या होता है? ये ऊपर ऊपर की जगह होती है ना, फाइनल पार्ट, इसको डेटा लेवल। और ऐसी लाइनें होती हैं इसी इसमें चार्ट में, उनको ग्रिड लाइंस कहते हैं। ये डेटा सीरीज है, यहाँ पर जो लिखी होती है डेटा की सीरीज लिखी होती है, ठीक है। और वैल्यू एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस, ये हो ही गई। तो इस प्रकार से सभी चीजें चार्ट के प्रकार होते हैं या तत्व होते हैं। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं इसमें? तो दोस्तों आउटपुट जो कंप्यूटर से बाहर सूचना को निकालते हैं उसको कहते हैं मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो अगर आपने आउटपुट डिवाइस में जवाब दिया मॉनिटर प्रिंटर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। बाकी कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इनपुट। कीबोर्ड और माउस माउस से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को सूचना देते हैं, कंप्यूटर के अंदर सूचना भेजते हैं। दूसरा है विंडोज 2000 और विंडोज NT, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है।
जो कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं। फ्लॉपी और सीडी जो है दोस्तों ये स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए MICR एक एक मशीन होती है, डिवाइस होता है, उसका नाम है MICR। अब MICR एक मशीन होती है, क्या काम में आती है दोस्तों? MICR मशीन जो है बैंकों में आप देखते हो चेक होता है, तो कितने चेक आते होंगे, अब वो चेक सही है गलत है उनकी जांच करने का काम MICR का होता है। इस MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब सी का मतलब हो गया कैरेक्टर, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कैरेक्टर। अगला देखिए, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी विशेष काम करने के लिए, जैसे आपको सेव करना है, अब सेव करने के लिए आप जो है कंट्रोल के साथ एस दबाते हो, कंट्रोल के साथ क्या दबाते हो? एस। अब यहाँ पर एस सेव के लिए है ना, पर ये जो बटन है ना ये कंट्रोल है, ये जो बटन दबाते हो इस बटन को क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं हम क्या? संयोजन की, यानी कॉम्बिनेशन की। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉम्बिनेशन की। तो अब आपको ये बताना है इन चारों में से कॉम्बिनेशन की कौन सी है, तो कॉम्बिनेशन की है दोस्तों कंट्रोल बटन, ठीक है। ऐसे ही ऑल्ट बटन भी होता है, वो भी कॉम्बिनेशन की होता है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। खालिस्तान ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है, यानी एक ऐसी वेबसाइट जहां पर हम ट्रेन आ रही है जा रही है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट है indianrail.gov.in, गवर्नमेंट की वेबसाइट है indianrail.gov.in। अगला देखिए, प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थिर छवियों की श्रृंखला की प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? दोस्तों जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते रहते हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन में जो आपकी इमेजेज होती है उन इमेजेस को हम क्या कहते हैं, या उनकी जो सीरीज होती है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों इमेजेस की जो सीरीज होती है उसको हम कहते हैं स्लाइड श्रृंखला, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? स्लाइड श्रृंखला, स्लाइड सीरीज। आगे अब यहाँ पर स्लाइड सीरीज, अब ये प्रश्न का पूरा जवाब सुन के जाइए, अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये स्लाइड श्रृंखला क्या होगी? छवियों की श्रृंखला को, पर यहाँ पर पूछ रहा है उनकी प्रस्तुति को क्या कहते हैं, उनके प्रेजेंटेशन को। जब उनको प्रेजेंट करते हैं तो दोस्तों उनकी प्रेजेंटेशन को हम स्लाइड शो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड शो कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। स्लाइड्स की सीरीज को तो हम स्लाइड श्रृंखला कहेंगे, बट उनके प्रेजेंट करना, उनको रिप्रेजेंट करना, लोगों के सामने दिखाना स्लाइड शो कहलाता है। 27वां देखिए, निम्न में से कौन सा रैम के संदर्भ में कथन गलत है? यानी रैम के बारे में गलत बात क्या है? रैम सीधे सीपीयू तक पहुंच रखता है, बिल्कुल सही है, रैम सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। दूसरा, रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है, गलत भाई। रैम जो है ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होता है, प्राथमिक मेमोरी होती है। तीसरा, रैम का उपयोग उस डेटा सेट को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में सीपीयू द्वारा संसाधित किया जाता है, बिल्कुल सही है। रैम में कौन सा डेटा स्टोर होता है? रैम मेमोरी है ना, और मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं, तो वर्तमान में आप कंप्यूटर में जो काम कर रहे हो ये रैम में स्टोर रहता है, ठीक है ना। और रैम की प्रकृति अस्थिर है, बिल्कुल सही है। रैम की प्रकृति क्या होती है? सॉरी, रैम की प्रकृति अस्थिर है, बिल्कुल सही है, ये रैम की प्रकृति अस्थिर ही होती है। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। तो रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा, ये गलत है, प्राइमरी का होता है। तो इस 27वें का आंसर बी होगा। अगला, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है। निम्न में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है? यहाँ पर आपको बताना है नीचे में से चार में से कि कौन सा एक कंप्यूटर का सबसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेलवेयर। मेलवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण होते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सी बात सही है आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर है, इसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर में हेर फेर नहीं किया जा सकता दोस्तों, सॉफ्टवेयर में हेर फेर किया जा सकता है, ये तो सही है, ठीक है। मतलब नहीं किया जा सकता है, तो यानी कि नहीं किया जा सकता गलत है, नहीं तो किया जा सकता है। दूसरा, इसे छुआ नहीं जा सकता, बिल्कुल बात सही है। तीसरा, इसे बदला नहीं जा सकता, गलत, बदला जा सकता है। और इसमें कोई दिशा निर्देश या फिर कार्यक्रम नहीं होते, ये भी गलत है, होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, सॉफ्टवेयर को केवल छुआ नहीं जा सकता,
इसमें हेर फेर भी की जा सकती है, इसे बदला भी जा सकता है। और सॉफ्टवेयर होता क्या है, निर्देश या प्रोग्राम्स का एक सेट होता है। अगला 30वां, एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता, डेटा वैलिडेशन जो होता है, ये क्या काम में आता है? यानी कि डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है यह सेल में वैलिड डेटा कोई एंटर करने देता है। ठीक है, सेल में वैलिड डेटा को एंटर करने देता है, अन्य डेटा को हटा देता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए डेटा वैलिडेशन काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे ये सेल है, अब आपने ये लिख दिया कि सेल में केवल डेट ही लिखेगी, इस सेल में केवल आप डेट लिख सकते हो। अब आप इसमें अगर टेक्स्ट लिखोगे ABC तो ये इसमें लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें केवल डेट ही लिखी जाएगी। ये डेटा वैलिडेशन होता है। 31वां, एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेल में किसी विशेष रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर ये MS एक्सेल की शीट है, ठीक है, इसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 50 के बीच में कुछ भी, इसमें 1 से लेकर 50 के बीच में कुछ भी नंबर लिखे हुए हैं सारी सेल में। अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पर 44 नंबर कितनी बार आया। ठीक है, 44 नंबर कितनी बार आया, तो ये ज्ञात करना, आपको काउंट करना है। तो काउंट में भी कंडीशन की 44 ही कितने बार आया, तो आप काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। काउंट तो करोगे पर उसमें काउंट इफ, यानी केवल 44 कितने बार आया। 32वां, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? दोस्तों ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। जो सीधा पेज होता है उसको पोर्ट्रेट कहते हैं, जो आड़ा पेज होता है उसको लैंडस्केप कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि जो ओरिएंटेशन है उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है दोस्तों पोर्ट्रेट, अपने आप होती है सीधी पोर्ट्रेट होती है। ठीक है, बाद में उसको लैंडस्केप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित यानी मैनेजमेंट और नियंत्रण करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन या फिर डिजिटल जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर डिजिटल रूप से कोई गलती फ्रॉड नहीं हो, उसके लिए कानून बनाया गया है दोस्तों। उस कानून का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन IT एक्ट 2000। ये इंडियन IT एक्ट 2000 जो है, ये ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं, ऑनलाइन जो आपके साथ कोई भी गलत जो है संवेदनशील घटना हो जाती है, उससे आपकी सुरक्षा करने के लिए बनाया गया कानून है। अगला, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर करने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है दोस्तों, कंप्यूटर पर अगर कोई भी समस्या हो जाए या त्रुटि हो जाए, ऐसी स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने का एक तरीका होता है। यानी आपके कंप्यूटर पर आपने रिस्टोर कर रखा है और उसमें कोई गलती हो गई, डिलीट हो गया कुछ, या फिर वो पूरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, तो आप पूरी फाइलों को बैकअप ले सकते हो क्योंकि आपने रिस्टोर पॉइंट सेट कर रखा है, मतलब आपका डेटा वापस आ जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, HTTP का वेब पतों के संदर्भ में अर्थ क्या होता है? यानी व्हाट डज द HTTP मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब एड्रेसेस? तो दोस्तों HTTP का पूरा नाम पूछ रहा है ये। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे करके 35% मैंने बताए, उसके बीच में कुछ शॉर्टकट्स भी पूछी थी, उनका जवाब आपने दे दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बने रहिए रेगुलर वैकेंसी ग्रुप पर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।